नमस्कार। एक समय था जब लोगों को हिंदी नहीं लगती थी, पुस्तकें पढ़ने का मन भी नहीं करता था। ऐसे समय एक किताब आती है, चंद्रकांता, और तहलका मच जाता है। कहते हैं उस किताब को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। इस किताब की सबसे बड़ी बात थी कि आम जनमानस के लिए एक नई दुनिया में प्रवेश करा देती थी, रुचिकर थी आम जनमानस के लिए, ये समझे। अगर आप देखें तो सबसे सफलतम पुस्तकें वे रहती थी पढ़ने के दृष्टिकोण से। बच्चों को अगर लेकर के खास करके देखें तो जिसमें उनको चमत्कार दिखाई पड़े, तिलस्म दिखाई पड़े, मनोरंजकता बोलते हैं इसको। जो साधारण होता है वो अट्रैक्ट कम करता है, वो तो आप जानते हैं। तो वह किताब थी चंद्रकांता, और इसके लेखक थे देवकीनंदन खत्री। इसके बाद इनकी दूसरी किताब आती चंद्रकांता संतति, जो कई भागों में थी, और आगे काजर की कोठरी, भूतनाथ और भी किताबें आती हैं। ये किताब हमारे हाथ में है, चंद्रकांता। 90 के दशक में सीरियल भी इसका आता था, नीरजा गुलेरी ने इसको बनाया था। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, नई पीढ़ी थोड़ा सा भूल रही है इसको, क्योंकि आनंद लेने में, सीखने में थोड़ा धैर्य लगता है। फिलहाल इस पुस्तक को हम धीरे धीरे आपको बताएंगे और इसका साहित्यिक पहलू भी बताएंगे, क्योंकि कुछ स्थानों में पाठ्यक्रम में किताब लगाई गई है। दो टिप्पणियां इसमें हम बताएंगे। एक तो राजेंद्र यादव जी ने इसकी समीक्षा की है, और किताब के पृष्ठ भाग में पीछे कुछ पंक्तियां लिखी हैं। पहले उनको हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं लेखक का स्वयं का क्या विचार है। चंद्रकांता का प्रकाशन 1888 में हो। चंद्रकांता सॉरी चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, यानी सब मिलाकर एक ही किताब। पिछली पीढ़ियों का शायद ही कोई पढ़ा बेपढ़ा व्यक्ति हो जिसने छिपाकर, चुराकर, सुनकर या खुद ही गर्दन ताने आंखें गड़ाए इस किताब को न पढ़ा हो। चंद्रकांता एक पाठ्य कथा है। इसकी बनावट तो इतनी जटिल या कल्पना इतनी विराट है कि कम ही हिंदी उपन्यासों की हो, और पहली बार हम भी पढ़ते पढ़ते इसको ऊब गए थे। अद्वितीय, अद्भुत याददाश्त और कल्पना के स्वामी हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। पहले या तीसरे हिस्से में दी गई एक रहस्यमय गुत्थी का सूत्र उन्हें 21वें हिस्से में उठाना है, ये उन्हें मालूम है। अपने घटना स्थलों की पूरी बनावट, दिशाएं उन्हें हमेशा याद रहती हैं। बीसियों दरवाजों, झरोखों, छज्जों, खिड़कियों, सुरंगों, सीढ़ियों, सभी की स्थिति उनके सामने एकदम स्पष्ट है। खत्री जी के नायक नायिकाओं में शास्त्र सम्मत आदर्श प्यार तो भरपूर है ही। कितने प्रतीकात्मक लगते हैं चंद्रकांता के मठों मंदिरों के खंडहर और सुनसान, अंधेरी, खौफनाक रातें। ऊपर से शांत, सुनसान और उजाड़ निर्जन, मगर सब कुछ भयानक, जालसाज हरकतों से भरा। हर पल काले और सफेद की छीना झपटी, आंख मिचौली। खत्री जी के सारे तिलस्मी चमत्कार, ये आदर्शवादी, परम नीतिवान, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ राजा और राजकुमार, परियों जैसी खूबसूरत और अबला नारियां, और बिजली की फुर्ती से जमीन आसमान एक कर डालने वाले अयार, सब एक खूबसूरत स्वप्न का ही प्रक्षेपण है। चंद्रकांता को आस्था और विश्वास के युग से तर्क और कार्य कारण के युग संक्रमण का दिलचस्प उदाहरण भी माना जा सकता है। राजेंद्र यादव। अब संकेत आपको मिल गया किस दिशा में इसको विचार करना है। इसी किताब की भूमिका कुछ अंश थे उसमें जो मैंने बताया आपको। जब पहला संस्करण इसका आता है तो स्वयं देवकीनंदन खत्री जी इसके विषय में कुछ पंक्तियां बोलते हैं, उनको भी हम बता देते हैं आपको। यानी कि इन्होंने पहले संस्करण में जो कुछ पंक्तियां भूमिका के रूप में लिखी थी। लिखते हैं, आज हिंदी के बहुत से उपन्यास हुए हैं जिनमें कई तरह की बातें, वो राजनीति भी लिखी गई है, राज दरबार के तरीके वो सामान भी जाहिर किए गए हैं, मगर राज दरबारों में अयार यानी चालाक भी नौकर हुआ करते थे, जो कि हरफन मौला यानी सूरत बदलना। अच्छा, भाषा थोड़ा सा अलग है। बहुत सी दवाओं का जानना, गाना बजाना, दौड़ना, अस्त्र चलाना, जासूसों का काम देना वगैरह बहुत सी बातें जाना करते थे। जब राजाओं में लड़ाई होती थी तो ये लोग अपनी चालाकी से बिना खून गिराए वो पलटनों की जाने गंवाए लड़ाई खत्म करा देते थे। इन लोगों की बड़ी कदर की जाती थी।
इन्हें अय्यारी पेशे से आजकल बहुरूपिये दिखाई देते हैं। वे सब गुण तो इन लोगों में रहे नहीं, सिर्फ शक्ल बदलना रह गया, वो भी किसी काम का नहीं। इन अयारों का बयान हिंदी किताबों में अभी तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, ऐसा खत्री जी बोलते हैं। अगर हिंदी पढ़ने वाले इस मज़े को देख लें तो कई बातों का फायदा हो। सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है कि ऐसी किताबों को पढ़ने वाला जल्दी किसी के धोखे में पड़ेगा नहीं। इन सब बातों का ख्याल करके मैंने चंद्रकांता नामक उपन्यास लिखा। इस किताब में नौगढ़ व विजयगढ़ दो पहाड़ी राजवाड़ों का हाल कहा गया है। उन दोनों राजवाड़ों से पहले आपस में खूब मेल था, फिर वजीर के लड़के की बदमाशी से बिगाड़ हो गया। नौगढ़ के कुमार वीरेंद्र सिंह का विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता पर आशिक होकर तकलीफें उठाना, विजयगढ़ के दीवान के लड़के क्रूर सिंह का महाराज जय सिंह से बिगड़कर चुनार जाना और चंद्रकांता की तारीफ करके वहां के राजा शिवदत्त सिंह को उभार लाना, वगैरह वगैरह। इस बीच में आयारी भी अच्छी तरीके से दिखलाई गई है। और ये राज्य पहाड़ी होने से इसमें पहाड़ी नदियों, दर्रों, भयानक जंगलों और खूबसूरत वो दिलचस्प घाटियों का भी बयान अच्छी तरीके से आया है। आज तक मैंने कोई किताब ऐसी लिखी नहीं है, ये पहला श्रीगणेश है, इसलिए इसमें किसी तरह की गलती या भूल हो जाना ताजुब नहीं, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बल्कि बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग मेरी भूल को पत्र द्वारा मुझ पर जाहिर करेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, आगे और छप रहा है। भूल मालूम हो जाने से दूसरी जिल्दों में उसको ख्याल किया जाएगा। ये देवकीनंद खत्री जी ने आषाढ़ संवत 1944 विक्रमी में लिखा हुआ था। फिर कई संस्करण और भी आते हैं और इसमें जो भाग हैं उनके अंदर बयान करके लिखा हुआ है। मैंने किस्सा बयानी। अब शुरुआत करते हैं। अब इनको आप कनेक्ट करते जाओ आपस में। मूलतः इसमें विजयगढ़ और नौगढ़ दो राज्यों की कहानी है। आजकल का जो मिर्जापुर क्षेत्र है, चुनार का किला वहाँ पे था। आज भी चुनार का किला है, लेकिन उस अवस्था में नहीं जैसे पहले था। राजा भर्तृहर की समाधि भी वहाँ बनी हुई है। ये बात मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश की है। उसी को काट कर जिला सोनभद्र भी बना हुआ है। तो पहले भाग के पहले बयान में हम आते हैं। शाम का वक्त है, शाम संध्या, और कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है, यानी सूर्यास्त होने वाला है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी है, उसके नीचे दो शख्स बैठे हैं, आदमी। एक का नाम है वीरेंद्र सिंह, दूसरे का नाम है तेज सिंह। अब पत्थर के चट्टान बैठे कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। अब वीरेंद्र सिंह की उम्र होगी कुल 22-21 साल, बहुत उम्र ज़्यादा नहीं है। वो नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का लड़का है, इकलौता लड़का, यानी नौगढ़ का राजकुमार। और तेज सिंह सुरेंद्र सिंह के एक दीवान है, जीत सिंह उनका लड़का है। यानी कि दीवान और राजा के बेटे में आपस में दोस्ती थी। और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त, खंजर बांधे इत्यादि इत्यादि उसका वर्णन करते हैं। चारों ओर देख रहा है, बातचीत कर रहा है, और एक घोड़ा कसा कसाया सामने बंधा हुआ है। वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे, भाई तेज सिंह देखो, मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस दर्जे तक पहुंचा दिया। प्रेम में आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, अमीर से फकीर। कई दफे तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए हो, यानी चिट्ठी पत्र, और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूं उतनी चंद्रकांता मुझसे भी रखती है। और हमारे राज्य से उसके राज्य के भी सिर्फ 5 कोस का फासला ही तो है। इस पर भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं बन पड़ता, यानी मुलाकात कैसे हो, बड़ा मुश्किल है। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्दी मिल जाओ, जल्द मिलाओ, मुलाकात जल्दी हो। अब तेज सिंह क्या बोलते हैं, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह ने महल के चारों ओर सख्त पहरा बैठा रखा है ना, और दूसरे उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। यानी विजयगढ़ के जो राजा थे उनकी लड़की थी चंद्रकांता, और विजयगढ़ के मंत्री का लड़का क्रूर सिंह वह उस पर आशिक था। वो प्रेम करती थी वीरेंद्र सिंह थे जो नौगढ़ के राजकुमार थे। तो एक तो ये क्रूर सिंह वाला मामला। दूसरा, ऊपर से उसने अपने दोनों अयारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात को हिदायत दे दी है, ताकीद कर दी है कि वह बराबर
यानी लगातार महल की निगहबानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके आयारों को बखूबी मालूम है। अच्छा, आयार क्या है? ए आर होते हैं जो हर फन जानता हो, शक्ल बदलना और दौड़ना उसका मुख्य काम है। एक प्रकार से ये अपने मालिक के प्रति वफादार हुआ करते थे। तो चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत नफरत करती हो और राजा भी अपनी लड़की और अपने मंत्री के बेटे को नहीं दे सकता, अपनी लड़की मंत्री के बेटे मैंने क्रूर सिंह शादी नहीं कर सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। भाई, आपसे उसका जो अटैचमेंट है चंद्रकांता का, ये बात पसंद नहीं क्रूर सिंह को। अपने बाप के जरिए महाराज जय सिंह के कान तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया, यानी आप उससे प्रेम करते हैं बात उनके पिता को बता दिया, मतलब कान भर देना। तो इसीलिए पहरे की ताकीद की गई है और मैं चाहता हूं आप वहां भी न चलें। ये बात पसंद नहीं है कि मैं वहां जाऊं और फसादियों को गिरफ्तार न कर लूं, है ना। जब तक उनको गिरफ्तार न कर लूं आपका जाना ठीक नहीं, सुरक्षित नहीं। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला, उसकी सखी जो है, उससे मुलाकात करता हूं, क्योंकि चपला अय्यारी जानती है और चंद्रकांता की प्यारी सखी भी है। चंद्रकांता को जान से ज्यादा मानती है, तो सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहां है कोई है नहीं। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौटूं, तब आपके चलने के बारे में राय दूं, और कहीं ऐसा न हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहां की गिरफ्तार हो जाए। तो वीरेंद्र बोलते हैं, ठीक है, जो मुनासिब समझो, उचित समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत का भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और यारी दोनों का भरोसा है। तो जो तेज सिंह था, उसको ये फन आता था, शक्ल बदलना, जल्दी से गायब हो जाना, इत्यादि इत्यादि। तो तेज सिंह कहते, मुझे ये भी पता लगा है कि हाल ही में क्रूर सिंह के दोनों अयार नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः हमारे महाराज का दर्शन कर गए। न मालूम किस चालाकी में आए थे, मतलब खैर अफसोस उस वक्त में था नहीं। तो वीरेंद्र कहते हैं, तो मुश्किल तो है, और खास करके मुश्किल ये है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अयारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर ही कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ, जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़कर पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए, अपने किले की ओर चले गए। तो ये पहला बयान था पहले भाग का। अब दूसरे बयान पर आते हैं। अब विजयगढ़ का दृश्य देखते हैं। क्रूर सिंह, जो विजयगढ़ के दीवान मंत्री का बेटा था, उम्र रही होगी 21-22 साल, जो वीरेंद्र की रही होगी। इसके यार भी कम सीन थे, कम उम्र के थे। तो वो विजयगढ़ में अपने बैठक में क्रूर सिंह अपने दोनों नाजिम और अहमद यारों के साथ बातें कर रहा था। क्रूर सिंह बोलता, देखो नाजिम, महाराज को तो ये ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं, और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब तुम बताओ कि मेरा काम निकले कैसे। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं, तो जाऊं कहां, कहां रहकर आराम करूं। अब फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज दुर्दशा क्या करेंगे, ये भी तो नहीं पता है। तो इससे तो मुनासिब ये होगा कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अयार तेज सिंह को किसी तरीके से गिरफ्तार करके ऐसी जगह खपा दिया जाए कि 1000 साल तक भी पता न चले, और इससे मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए, तो झट से मैं गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तबलबत्ते अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर ये तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक बनूंगा कैसे, लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे। तो नाजिम कहता, हमारे राजा के यहाँ बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज्यादा हैं, उन सभी को आपकी मदद के लिए राजी कर सकता, और उन लोगों से कसम खिला सकता हूं कि महाराज के बाद आपको राजा माने, मगर एक शर्त है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें, मैंने इस्लाम ग्रहण कर लें। तो क्रूर सिंह कहता, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शर्त मैं दिलो जान से कबूल करता हूं। तो अहमद कहता है, तो बस ठीक है,
आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले कर दें। ठीक है, मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम अहमद को दे दिया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों को एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है, इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा होने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे। और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी करारनामा लिख दिया। दुष्ट था वो, जिससे वे दोनों बहुत खुश हुए। फिर नाजिम बोलता है, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने चाहते हैं, क्योंकि ये शाम का वक्त बहुत बढ़िया है। चंद्रकांता बाग में गई होगी ऊपर, अपनी सखी चपला से बेरह कहानी कहती होगी, इसलिए हमको इसका पता लगाना कोई मुश्किल न होगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के बीच चल क्या रहा है। ये कहकर दोनों अयार क्रूर सिंह से विदा हुए। ठीक है, अब ये लोग जाते हैं चंद्रकांता से मुलाकात करने के लिए। अब चंद्रकांता अपने बगीचे में टहल रही है। शाम हो चुकी, दिन थोड़ा सा भी बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा तीनों घूम रही हैं। भीनी भीनी फूलों की महक हवाओं के साथ मिलकर तबीयत खुश कर रही है। फूल वगैरह खिले हैं। बाग के जो पश्चिम क्षेत्र था उस पर आम के घने पेड़ हैं, उनकी बहार है। सूरज की किरणें भी थोड़ी थोड़ी आ ही रही हैं। फिलहाल यही चित्र बताया गया है। बाग से सटा हुआ महल है, ऊंचा ऊंचा। दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जियां अपना बहार दिखला रही हैं। महल पे बुर्ज जो होते हैं। तो चपला जो है वो चालाकी के फन में बड़ी तेज थी, और चंद्रकांता की प्यारी सखी अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए घूम रही थी और तारीफ कर रही थी, खुशबूदार फूल तोड़कर दे रही थी। लेकिन चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह की जुदाई यानी कि विरह में सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। बस दिल बहलाने के लिए उसकी सखियां जबरदस्ती बाग में खींच लाई थी। चंद्रकांता की सखी चंपा फूलों का गुच्छा बनाने के लिए तोड़ रही थी उनको, और मालती लता के कुंज की ओर चली गई। मालती एक फूल होता है। और चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई फौबारे के पास जा निकली और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते जल का तमाशा देखने लगी। तो चपला कहती है, न मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता, कहीं इधर उधर घूमती होगी, 2 घड़ी से ज्यादा हो गया कि हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता कहती है, देखो आ रही है। चपला, इस वक्त तो इसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया। देखिए ये कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूं। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको बहुत कुछ इनाम भी मिल जाता। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही उसका गजब का हाल हो गया। भाई प्रेम के विरह में पागल थी, भूली बातें याद आने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगी, सांस लंबी हो गई। कहने लगी, न मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा क्या, न मालूम मैंने उस जन्म में कौन से पाप किए थे कि जिनके बदले ये दुख भोगना पड़ा। देखो पिता को क्या धुन समाई है। कहते हैं चंद्रकांता को कुमारी ही रखूंगा। हाय, वीरेंद्र के पिता ने शादी के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुपत सिंह ने उनको ऐसा कुछ अपने वश में कर रखा है, कोई काम में नहीं होने देता। उधर कमबख्त क्रूर मुझसे अपनी ही लस्सी लगाना चाहता है। एकाएक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया कि मानो चुप रहो, इशारा किया। चपला के इशारे को समझ करके चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बगीचे में टहलने लगी, मगर अपना रुमाल जानबूझकर उसी जगह गिराती गई। थोड़ी दूर पर आगे बढ़कर चंपा से बोलती है, सखी देख, फव्वारे के पास कहीं मेरा रुमाल गिर गया है। चंपा रुमाल लेने फव्वारे की ओर गई तो चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तूने बोलते समय मुझे एकाएक रोका क्यों? उसको शंका हो गई थी कि कहीं क्रूर सिंह ने से मिली हो चंपा। चपला कहती, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर शुबहा हो गया, यानी शक हो गया। उसकी बातों चितवनों से मालूम होता है वो असली चंपा नहीं है।
इतने में चंपा ने रुमाल लाकर चपला के हाथ में दे दिया। वो अय्यार थी। चपला ने चंपा से पूछा, सखी कल रात को मैंने तुमसे जो कहा था सो मैंने किया? चंपा बोली, नहीं, मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वो बात तो याद है या वो भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कहा तो सही कि मैं जानूंगी कि तुझे याद है। अब चंपा जब असली हो तो बतावे तो यार था। तो इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छोड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, तेरे कान से कुछ बदबू तो नहीं आती? क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई, फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में डाल दी और नकली चंपा को सूंघा दिया, जिससे सूंघते बेहोश होकर चंपा गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को बुलाया, जाओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास जाकर देखा, चंपा बेहोश है। बोली, सखी कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और बाद में चंपा से शर्माना पड़े। ना ना, ऐसा न होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लादे फव्वारे के पास ले गई। फिर बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर पानी इसके मुंह पर डालो, मैं धोती हूँ। ऐसा रगड़ रगड़ कर धोने पर क्या हुआ, उसकी सूरत बदल गई और नाजिम की सूरत निकल आई। वो तो नाजिम अय्यार था। चंद्रकांता का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। बोली, सखी इसने तो बड़ी बेअदबी की, तो देखो अब मैं करती क्या हूँ। चपला बोली। उसकी फिर पीठ पर लाद करके कोने में ले गई, जहां बुर्ज के नीचे छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को लिटा दिया। फिर अपने अयारी के बटुए में से एक मोमबत्ती निकाल कर लाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कसकर बांधे और डिबिया से लखलखा सुहाते थे निकाल करके उसको सुहाया, जिससे कि नाजिम ने छींक मारी। होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर आई, मारना शुरू किया। माफ करो, माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हो गया, ऐसा न करूंगा अब, और इस काम का नाम भी न लूंगा, ऐसा कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन चपला सुनने वाली थी नहीं, दे दनादन जमा रही। बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी न मिटी होगी। तू यहां आया क्यों था? क्या बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता था कि चपला भी यहां होगी, यानी पहचान लिए जाओगे? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने ये काम किया, देख मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूं। ये कहकर फिर मारना शुरू किया। तब पूछा, सच बता, तू कैसे यहां आया और चंपा कहां गई? क्योंकि चंपा का रूप धारण करके आया था। मारे खौफ के नाजिम को असल हाल बताना ही पड़ा। बोला, चंपा को मैंने बेहोश किया था और बेहोशों की दवा छिड़क कर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती कुंज में डाल दिया, उसकी सूरत बन करके, उसके कपड़े पहन करके तुम्हारे पास चला आया, तुम्हारी ओर। लो, मैंने ये सब हाल बता दिया, अब छोड़ दो। चपला कहते, ठहर ठहर, छोड़ती हूँ। फिर भी 10-5 खूबसूरत कोड़े और जमा दिए। बिलबिलाया नाजिम। चपला ने चंद्रकांता से कहा कि सखी तुम इसकी निगाहबानी करो, देखो मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं ये पाजी झूठ न कहता हो, यानी दुष्ट, पाजी यानी दुष्ट। चंपा को खोजती चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती जला करके ढूंढने लगी। सचमुच चंपा झाड़ी बेहोश पड़ी हुई थी और बदन पर उसके एक लत्ता कपड़ा भी नहीं। लखलखा सुहाकर होश में लाई। बोला, क्यों मिजाज कैसा है, खा गई न धोखा? चंपा बोली, मुझको क्या मालूम था इस समय यहां अय्यारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको उठाकर सूंघते बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या क्या हुआ। सॉरी, हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे। वहां पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिनमें से एक दो लेकर चपला ने चंपा का बदन ढांका और तब ये कहे कि मेरे साथ आ, मैं इसे दिखलाऊं जिसने तेरी ये हालत की। चंपा को उस जगह ले गई जहां चंद्रकांता नाजिम थे। नाजिम की ओर इशारा करके चपला बोलती है, देख किसी ने तेरे साथ ये भलाई की।
चंपा को नाजिम की सूरत देखते गुस्सा आ गया। बोली, बहन अगर इजाजत हो तो दो चार कोड़े लगाकर मैं भी गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, हाँ जितना ये चाहे इस मुझे को जूतियां लगाओ, बस फिर क्या था। चंपा ने मन मानते कोड़े नाजिम को लगाए। घबरा गया फिर। अब मन में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे जिसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई। आखिर नाजिम को उसी तहखाने में कैद कर दिया और तीनों महल की तरफ रवाना हुई। एक छोटा सा बगीचा जिसके ऊपर लिखी बातें हुई महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खासकर चंद्रकांता के टहलने हवा खाने के लिए बनवाया गया था। और इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। तो ये जो है 3 बयान हो गए। इस भाग में हम 3 ही बयान बताएंगे, ठीक है। 20-25 मिनट का वीडियो अच्छा रहता है आपका। अगले भाग में हम देखेंगे किस आगे क्या होता है, ठीक है। अब तेज सिंह को बीरेंद्र सिंह ने भेजा है हालचाल लेने के लिए, ये तो अगले प्रकरण में होगा। तो यहाँ विराम लेते हैं। कमेंट जरूर करिएगा आप, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।